ऋषभ ने जानवी को अपनी जिंदगी से जाने के लिए साफ साफ कह दिया था, लेकिन जानवी का उसकी जिंदगी से जाना इतना आसान नहीं था। ऋषभ ने जानवी को ये तक कह दिया, जानवी, कोई किसी के बिना नहीं मरता, ये सब थोड़े टाइम तक होगा, उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा तुम्हें कितना टाइम लगेगा मुझे भुलाने में? 2 महीना, 6 महीना, हद से हद 1 साल। उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। तुम अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ जाओगी और तुम मुझे भूल जाओगी। 6 महीना, 1 साल? क्या सच में तुम्हें लगता है कि ये इतना आसान है? इसमें सारी जिंदगी भी लग सकती है। किसी से प्यार करना आसान लगता जरूर है, लेकिन उसे भूलना बहुत बहुत मुश्किल होता है ऋषभ। जानवी ने ऋषभ की आंखों में देखकर कहा, मुश्किल जरूर होता है, मगर नामुमकिन तो नहीं होता ना। ऋषभ ने जानवी की ओर एक नजर देखते हुए कहा। ऋषभ की हर बात जानवी को बेतहाशा चुप रही थी। वहीं अपनी बात पूरी करने के बाद ऋषभ थोड़ी देर चुप रहा। जानवी की आंखें आंसुओं से भर गई थी। उसके आंसू बहते हुए उसके गले तक आ गए थे। थोड़ी देर रुकने के बाद जानवी ने फिर से ऋषभ से कहा, पता है मैंने ये सब क्यों किया था? ताकि तुम खुश रहो। मैंने तुम्हारे लिए सरप्राइज प्लान किया था ताकि हम बहुत अच्छा टाइम साथ में स्पेंड करें। इसलिए मैंने इतने अच्छे से तैयार होकर तुम्हारा ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश की थी। छत पर तुम्हारे लिए डेकोरेशन किया था कि तुम खुश रहो, ताकि तुम्हारा मूड अच्छा रहे। मगर जानवी अपनी बात को बार बार ऋषभ के सामने रख रही थी। ऋषभ ने थोड़ी देर बाद अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, जानवी, मुझे नहीं लगता कि एक ही बात को मुझे बार बार दोहराना चाहिए अब, क्योंकि मुझे जो कहना था वो मैं कह चुका हूँ। जानवी के बार बार पूछने के बाद भी ऋषभ का जवाब नहीं बदल रहा था। ये देखकर जानवी की आंखों में आंसू बढ़ते ही जा रहे थे। उसकी आंखें रोते रोते हल्की हल्की लाल हो चुकी थी और उसके चेहरे का रंग भी उड़ गया था। जानवी उदास होकर अपने कमरे की ओर जा ही रही थी कि तभी अचानक से ऋषभ का फोन बजा। फोन की घंटी सुन ऋषभ के चेहरे का रंग उड़ गया। जानवी ने ये भांपते ही जब फोन की तरफ देखा तो स्क्रीन पर नाम देख उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। माया? ऋषभ भी जानवी के चेहरे को भांप गया और बिना कुछ बोले फोन पर बात करने के लिए वहां से चला गया। वहीं जानवी पागलों की तरह उसे जाते हुए देखती रह गई। उसके मन में तरह तरह के सवाल दौड़ रहे थे। क्या माया ऋषभ की जिंदगी में लौट आई है? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो ऋषभ को अपाहिज देख उसे छोड़कर चली गई थी। तो मतलब अब ऋषभ के ठीक होने पर वो लौट आई है। जानवी की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। ऋषभ के लिए वो इतना मायने रखती है कि उसके धोखे के बाद भी वो उसके साथ रहना चाहता है, और मैंने ऋषभ के लिए जो कुछ किया उसका कोई मतलब नहीं। ऋषभ की खुशी मुझ में नहीं, माया में है। ऋषभ का कहा हुआ हर एक शब्द तब जानवी के दिल पर खंजर घोंपने का काम कर रहा था। ये सब सोचते हुए जानवी दौड़ती हुई अपने कमरे की तरफ चली गई। दूसरी ओर ऋषभ ने माया से बात की और फिर से छत पर आ गया। वहां जानवी को न देखकर वो समझ गया था कि उस पर क्या बीत रही होगी। ऋषभ ने जानवी को अपने दिल की बात बोल तो दी थी, पर अभी भी उसके मन में उसके हिस्से के सवाल चल रहे थे, जिनके जवाब उसे नहीं मिल पा रहे थे। वो अपने मन ही मन खुद से सवाल कर रहा था, मैं ये ठीक तो कर रहा हूं ना? अगर मैं ठीक कर रहा हूं तो फिर मुझे इतनी ज्यादा बेचैनी महसूस क्यों हो रही है? यही तो मैं कब से करना चाहता था। तो माया से प्यार करता हूं ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूं। मैं कुछ भी तो गलत नहीं कर रहा। ऋषभ ने खुद को समझाया। जानवी के लिए मंजर कुछ ऐसा था जैसे उसकी दुनिया पूरी तरह से खत्म हो चुकी हो, जैसे कि उसका सब कुछ बर्बाद हो गया हो। जानवी ने अपना बैग पैक कर लिया था और वो धीरे धीरे अपना सामान उठाते हुए दरवाजे की तरफ जा रही थी। जानवी अपने घर को अपनी भीगी पलकों से देख रही थी। ऋषभ भी छत से नीचे आ चुका था और वो जानवी का हॉल रूम में इंतजार कर रहा था। पूरे घर का माहौल सन्नाटे से भर गया था। उस रात मानो जैसे पूरे घर की खामोशी चीख चीख कर उन दोनों को कुछ संदेश देना चाह रही थी। ऋषभ, मैं जा रही हूँ तुम्हारे लिए। तुम्हारी खुशी सबसे बढ़कर है ना, तो मैं तुम्हारी खुशियों के बीच में कभी भी नहीं आऊंगी अब, और ना ही तुम्हें जिंदगी में कभी भी परेशान करूंगी। मेरी वजह से तुम्हें कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मगर कुछ चीजें हैं ऋषभ मेरे मन में जो शायद ताउम्र के लिए रह जाएंगी मेरे पास। जानवी ने ऋषभ से नजरें मिलाते हुए कहा।
ऋषभ एकदम खामोश खड़ा था। उसे देखकर कुछ ऐसा मालूम पड़ रहा था जैसे उसके होठ सिल दिए गए हों। वो कुछ भी बोल नहीं पा रहा था और जानवी को एकटक देख रहा था। उसकी आंखों से साफ पता चल रहा था जैसे वो जानवी से बहुत कुछ कहना चाहता हो, मगर ये बात उसे खुद ही समझ नहीं आ रही थी कि उसे जानवी को क्या कहना चाहिए और क्या नहीं। वहीं ऋषभ जानवी को जाते हुए देख रहा था। उसने अपने मन में खुद से कहा, मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया है जानवी, तुम्हारे राहुल के लिए किया है। हर रात तुम जिसका नाम बार बार पुकारती हो वो मैं नहीं, राहुल है। इसीलिए तुम्हें उसके साथ अपनी आगे की जिंदगी बितानी चाहिए। जानवी अपने मन में ये सवाल लिए जा रही थी कि ऋषभ उसे नहीं माया से प्यार करता है। वहीं ऋषभ ये सोच रहा था कि जानवी उससे नहीं राहुल से प्यार करती है। आखिर ये राहुल था कौन? अजीबोगरीब सवाल जानवी के मन में उथल पुथल मचा रहे थे। जानवी को अब भी एक उम्मीद थी कि शायद ऋषभ उसे जाते हुए भी रोक लेगा और अपने आप से दूर जाने के लिए मना कर देगा, मगर ऐसा कुछ भी होता हुआ अब लग नहीं रहा था। ऋषभ एकदम खामोश होकर दूर खड़ा था और जानवी को जाते हुए चुपचाप देख रहा था। जैसे जैसे जानवी अपना बैग लेकर दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी, वैसे वैसे उसकी धड़कनें और ज्यादा तेज होती जा रही थी। बाहर बारिश अभी भी बरस रही थी। बाहर से बारिश की आवाज अंदर तक आ रही थी। हॉल रूम की कुछ खिड़कियां खुली हुई थी, जहां से हल्की हल्की बारिश की बूंदें कमरे में दाखिल हो रही थी। बारिश की बूंदों के साथ हवा भी कमरे में अपना रास्ता बना रही थी। जानवी की आंखें अभी भी पूरी तरह से भरी हुई थी। जैसे ही जानवी दरवाजे के नजदीक पहुंची, उसने एक आखिरी बार पीछे पलटकर ऋषभ की ओर देखा। तुम्हें पता है ऋषभ, मैंने अपनी जिंदगी में तुमसे बहुत ज्यादा प्यार किया था, ये जानते हुए भी कि तुम्हारे दिल में शायद मेरे लिए प्यार नहीं है। फिर भी हमेशा मैंने तुम्हें सबसे ऊपर रखा, तुम्हें अपना प्यार, भरोसा, सब कुछ दिया। तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना, मगर फिर भी मेरे दिल में अभी भी एक उम्मीद बाकी है कि तुम मुझे रोक लोगे। मैं कितनी पागल हूं, है ना तुम्हारे प्यार में। अपने गले तक आए आंसुओं को संभालते हुए जानवी ने इतना ही कहा, लेकिन इसके आगे बोलने की उसकी हिम्मत नहीं थी। तभी जो ऋषभ ने कहा, उसने एक बार फिर जानवी को हिलाकर रख दिया। ये राहुल कौन है जानवी? जानवी ने ऋषभ से इस तरह के सवाल की कोई उम्मीद नहीं की थी, लेकिन ऋषभ की आंखों में अजीब सी नफरत देख जानवी के मुंह से कोई जवाब नहीं निकल रहा था। तभी ऋषभ ने कहा, मैं यही चाहता हूं कि तुम हमेशा अपने राहुल के साथ खुश रहो और अपनी नई जिंदगी शुरू करो। ऋषभ की बात जानवी के लिए किसी सदमे से कम नहीं थी, लेकिन वो बस हल्का सा मुस्कुराई। मैं भी तुम्हारी खुशी के लिए हमेशा दुआ करूंगी ऋषभ, मेरे हिस्से की खुशियां भी तुम्हें मिल जाएं। इतना कहकर जानवी ने अपना बैग उठाया और वो धीरे धीरे दरवाजे से बाहर चली गई। ऋषभ ने उसे एक दफा रोकने की कोशिश भी ना की। अब जानवी के पास भी कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। ऋषभ चुपचाप जानवी को जाते हुए देखता रह गया। ना वो कुछ बोल पाया और ना ही उसे रोक पाया। जैसे ही जानवी दरवाजे से बाहर निकली, ऋषभ तुरंत बालकनी में उसे देखने के लिए चला गया। न जाने क्यों उसके पैर खुद ब खुद बालकनी की ओर कैसे बढ़ चले थे। ऋषभ भी नहीं जानता था कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, मगर उसने जरा भी देर नहीं की और बालकनी में खड़े होकर जानवी को जाता हुआ देख रहा था। बारिश बहुत तेज हो रही थी। जानवी बिना छाता लिए चुपचाप बारिश में आगे बढ़ती जा रही थी। ऋषभ की आंखों में एक अजीब किस्म का एहसास था। उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। ऋषभ को खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है। वो बस चुपचाप था। देखते ही देखते जानवी धीरे धीरे एक गली की ओर मुड़ गई और थोड़ी देर बाद जानवी को दिखना बंद हो गया। तब ऋषभ मन ही मन खुद से बोला, मुझे माफ कर देना जानवी, लेकिन मेरा यकीन करो, मैंने जो भी किया है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए किया है। मेरे लिए और कुछ मायने नहीं रखता। तुम अपने राहुल के साथ खुश रहना। दरवाजा खोलो माँ, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, जल्दी दरवाजा खोलो। देखो ना, मैं अपना सब कुछ बर्बाद करके आपके पास आ गई हूँ। मैंने अपना सब कुछ खराब कर दिया माँ। जानवी बुरी हालत में रोते रोते अपने मम्मी पापा के घर का दरवाजा खटखटा रही थी। जैसे ही जानवी की माँ ने दरवाजा खोला, जानवी ने अपने उसी भीगे हालत में बिना रुके बिना सोचे ही अपनी माँ को कसकर गले से लगा लिया और अपनी माँ की बाहों में फूट फूट कर रोने लगी। रात के 2 बजे तू यहाँ क्या कर रही है बेटा? और ऋषभ कहाँ है बेटा? तू अकेले क्यों आई है? क्या हुआ? तू इस तरह से भीगते हुए क्यों आ रही है बेटा?
जानवी की माँ ने एक साथ 1 दर्जन सवाल जानवी के लिए छोड़ दिए थे। सब कुछ बर्बाद हो गया माँ, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। मेरी सारी खुशियां, मेरा घर, मेरा संसार मुझसे छिन गया माँ। पर माँ, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने कभी कोई गलती नहीं की माँ। मैंने हमेशा अपने घर को, अपने संसार को जोड़ने की कोशिश की थी। उसके बाद भी ये सब कैसे हो गया, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता माँ। जानवी ने रोते हुए कहा। जानवी की माँ अपनी बेटी की हालत देखकर समझ चुकी थी कि उसके साथ जरूर कुछ न कुछ हुआ है। जानवी की माँ ने झट से जानवी का बैग उठाया और उसे कमरे में अंदर संभालते हुए ले गई। दूसरी तरफ जानवी के जाने के बाद ऋषभ के घर में पूरी तरह से सन्नाटा पसर चुका था। जानवी उस घर की रौनक थी। वो ऋषभ का ख्याल रखने के साथ साथ उस घर का भी बहुत ध्यान रखती थी। पर अचानक से उसके चले जाने के बाद उस घर की दीवारें चीख चीख कर जैसे जानवी को बुला रही थी। ऋषभ बालकनी में बैठकर सिगरेट पी रहा था और उसका दिमाग पूरी तरह से ठिकाने पर नहीं था। उसके दिमाग में तरह तरह के सवाल उथल पुथल कर रहे थे। ऋषभ अपने ख्यालों में पूरी तरह से डूबा हुआ था। ऋषभ की एक पुरानी आदत थी कि वो सिगरेट के साथ चाय लेना भी पसंद करता था, चाहे रात का कितना ही वक्त क्यों ना हो। और अक्सर जानवी उसके लिए चाय बनाती थी। खास करके रात के समय में उसे सिगरेट के साथ चाय चाहिए ही होती थी, जबकि ऋषभ परेशान होता था खुद अपनी ही इस आदत से। लेकिन इसके बावजूद वो हमेशा चाय और सिगरेट का कॉम्बिनेशन बनाकर ही पीता था। जानवी, प्लीज मेरे लिए 1 कप चाय बना दो ना, मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है, और चीनी कम डालना चाय में प्लीज। अचानक से ऋषभ ने कमरे की ओर देखकर कहा। थोड़ी देर हो चुकी थी मगर ऋषभ को कोई जवाब नहीं मिल रहा था। तभी ऋषभ ने फिर से दोहराया, जानवी, क्या यार, मैं कह रहा हूं कि 1 कप चाय बना दो मेरे लिए, प्लीज थोड़ा जल्दी कर दो ना, मुझे बहुत क्रेविंग हो रही है चाय की, प्लीज जानवी। दोबारा कहने के बाद भी जब ऋषभ को कोई जवाब नहीं मिला, तब ऋषभ एकदम से अपनी कुर्सी से उठा और उसने अपने कमरे की तरफ देखा, मगर कमरे में कोई भी मौजूद नहीं था। अरे, ये मैं क्या कर रहा हूं? मैंने जानवी को आवाज क्यों दी? मुझे तो पता है कि जानवी घर से अब चली गई है। मैंने खुद उसे अपनी आंखों के सामने से जाते हुए देखा है, तो फिर मैं उसे चाय बनाने के लिए कैसे कह रहा था? ये सब क्या हो रहा है? आखिर क्या लिखा है इन दोनों की जिंदगी में आगे? कौन है राहुल और उसके बारे में क्यों जानवी ने ऋषभ को कुछ नहीं बताया? और आखिर 3 साल बाद माया ऋषभ की जिंदगी में क्यों लौट आई थी? जानने के लिए सुनिए कहानी के आने वाले एपिसोड। सुबह सुबह जब जानवी की आंखें खुली तो उसने अपनी माँ को अपने सिरहाने के पास पाया। उसकी माँ बड़े प्यार से उसके सिर पर बार बार हाथ फेर रही थी। जानवी रात भर सोई ही कहाँ थी। रात भर उसे परेशानी और घबराहट ने घेरा हुआ था। धीरे धीरे जानवी की आंखें खुली और वो बेड पर बैठ गई। जानवी की जिंदगी तबाह हो चुकी थी। सुबह उठते ही जानवी का चेहरा बहुत उदास दिख रहा था। पिछली रात अचानक से देर रात आने की वजह से जानवी की माँ ने जानवी से अभी पूछा, आखिर तुम्हारा बसा बसाया संसार कैसे उजड़ गया बेटा? क्योंकि सब कुछ तो ठीक ही चल रहा था इतने दिनों तक तुम दोनों के दरमियान, तो फिर ये सब अचानक से कैसे हुआ? अपनी माँ के अचानक से ये सवाल पूछते ही जानवी को पिछली रात का सारा वाकया एक एक करके याद आ गया। बारिश में उसका भीगना और रोमांटिक होना, ऋषभ के करीब जाना, और फिर ये सब सोचते सोचते ही जानवी की आंखों में मोटे मोटे आंसू आ गए। बेचैनी ऋषभ और जानवी दोनों को बराबर परेशान कर रही थी। एक तरफ ऋषभ जानवी को घर से निकालने के बाद अपने दिल में बेचैनी महसूस कर रहा था, तो वहीं जानवी की पूरी रात इस सोच में निकली कि कल सुबह जब वो अपनी आंखें खोलेगी तब नई सुबह उसकी जिंदगी में क्या तूफान लेकर आएगा। जानवी की माँ से अपनी बेटी के आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं हो पाए। उसने जानवी को कसकर अपने सीने से गले लगा लिया। फिर जानवी को संभालते हुए बड़े ही प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, सारा दोष उस ऋषभ का ही है, इन सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है बेटा। मैं अपनी बेटी को अच्छी तरह से जानती हूँ, वो किसी का दिल कभी नहीं दुखा सकती। इस वक्त जानवी अपनी माँ की तरफ ही गौर से देख रही थी। वहीं जानवी की माँ सुमित्रा कहती जा रही थी, बेटा मैं हमेशा
मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी, चाहे आगे कुछ भी क्यों ना हो जाए। तुम बस अपना ख्याल रखो और एक नई शुरुआत करो, क्योंकि जिंदगी रुकने का नाम नहीं है। अगर तुम इसी तरह से रोती रही तो फिर तुम अपनी पास्ट लाइफ में उलझ कर रह जाओगी, और जो इंसान अपनी पास्ट लाइफ को नहीं भूल पाता उसका भविष्य भी कभी सुधर नहीं सकता। इसीलिए तुम्हें पास्ट भूलकर फ्यूचर को एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि आगे पूरी जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर रही है। पहले तो जानवी ने अपनी माँ की बात पर कोई भी रिएक्शन नहीं दिया। जानवी की आंखों में अभी भी आंसू थे। वो फ्यूचर के बारे में सोचना चाहती थी, यहाँ तक कि उसने फ्यूचर के बारे में पहले सोच भी रखा था, लेकिन उसे उस जगह पर भी ऋषभ का चेहरा ही नजर आने लगा। वो चाह कर भी अपना फ्यूचर बिना ऋषभ के सोच नहीं पा रही थी, और दोबारा से उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। जब बहुत देर तक जानवी ने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया, तब उसकी माँ ने उसके सिर पर फिर से हाथ रखते हुए कहा, बेटा कुछ तो बोलो, तुम इस तरह एकदम चुपचाप कब तक रहोगी? ऐसे चुप रहने से सब ठीक हो जाएगा क्या? जानवी ने अपनी माँ की तरफ देखकर कहा, ये सब करना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा माँ, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी, क्योंकि मेरे लिए ऋषभ को भूल पाना खुद को भूलने जैसा होगा, और मैं चाह कर भी खुद को नहीं भूल सकती माँ। इतना कहकर जानवी फूट फूट कर रोने लगी। उसकी माँ से अपनी बेटी की आंखों में बिल्कुल भी आंसू नहीं देखे जा रहे थे। जानवी की माँ ऋषभ पर बहुत भरोसा करती थी। जब उसने अपनी बेटी को ऋषभ के हाथों में सौंपा था, तभी से उसने ऋषभ को अपना सगा बेटा समझ लिया था। मगर आज जिस तरह से उसी सगे बेटे ने उसकी बेटी को रुलाया, ये उससे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो पाया। अपनी बेटी को इस हालत में देखकर जानवी की माँ ने जानवी को अपने सीने से लगा लिया। एक ऐसी ही बेचैनी के साथ ऋषभ भी नींद से उठा। रात में सोचते सोचते कब ऋषभ की आंख लग गई उसे पता नहीं चला। आज की सुबह पिछली रात के कंपैरिजन में कुछ अलग किस्म की थी। जब जानवी ऋषभ के साथ होती थी, तब ऋषभ को खुद से कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। जानवी उसके कहने से पहले उसके सारे काम और उसका अच्छी तरह से ख्याल रखती थी। मगर आज जब ऋषभ अपनी नींद से उठा तो उसे सब कुछ खाली खाली सा लग रहा था। उसे कोई सुबह सुबह चाय या अखबार के लिए पूछने वाला नहीं था। कोई सुबह सुबह उसके खिड़कियों का पर्दा हटाने के लिए नहीं था। पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि काश ये सुबह होती ही नहीं, क्योंकि अंधेरा फिर भी अच्छा था मेरे लिए। मगर ये उजाला मुझे बहुत सारे सवालों की तरफ खींच रहा है। पता नहीं आगे क्या होगा। ऋषभ अपने मन ही मन खुद से बातें कर रहा था। थोड़ी देर बाद ऋषभ उठा और वो बालकनी की तरफ चला गया। बाहर सभी लोग अपना अपना काम कर रहे थे। गाड़ियों की चलने की आवाज आ रही थी। ऋषभ बालकनी में खड़े होकर कुछ सोच ही रहा था कि तभी अचानक से उसका फोन बजा और वो दौड़ता हुआ अपने फोन की तरफ गया। जैसे ही उसने अपना फोन उठाकर देखा तो ये उसकी दादी माँ का कॉल था। सुबह सुबह का वक्त था, क्योंकि ऋषभ की दादी हमेशा से ही जल्दी सुबह ही उठ जाया करती थी। फोन कॉल रिसीव करते ही ऋषभ की दादी ने फोन पर कहा, बेटा मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मेरी बात जल्दी से जानवी से करा दे बेटा। जानवी का नाम सुनते ही ऋषभ चौंक गया, क्योंकि जानवी उसके साथ जो नहीं थी और जो साथ नहीं था वो पास कैसे हो सकता था। ऋषभ को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो जानवी की बात दादी से कैसे कराएगा। ऋषभ की दादी गीतांजलि देवी जानवी से बेहद प्यार करती थी। वो जानवी को अपनी सगी पोती की तरह मानती थी। कुछ देर के लिए तो ऋषभ कोई बहाना तलाश करता रहा। आखिर में एक बहाना जो उसे थोड़ा काम चलाऊ लगा, उसे ही उसने दादी से कह दिया, दादी वो जानवी वो वॉशरूम नहाने गई हुई है, जब लौटेगी तो मैं आपकी उससे बात करा दूंगा। आप अपना ख्याल रखिएगा, मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ऋषभ जैसे ही फोन कॉल कट करने वाला था, उतने में ही उसकी दादी माँ ने अचानक से कहा, अरे सुन बेटा ऋषभ, मैं चाहती हूँ कि तुम और जानवी जल्द से जल्द मेरे पास आओ, क्योंकि पता नहीं क्यों सुबह से ही मेरा दिल बेहद घबरा रहा है। मैं जानवी को देखना चाहती हूँ बेटा, तो उसे मेरे पास लेकर आएगा ना? तुम दोनों को देखे हुए बहुत वक्त भी हो गया है। जिस मोहब्बत और फिक्र के साथ गीतांजलि देवी बार बार जानवी का नाम ले रही थी, ऋषभ को उतनी ही ज्यादा तकलीफ हो रही थी। अब ऋषभ दादी के इन सवालों का क्या जवाब देता? क्या कहता कि जानवी अब उसके साथ नहीं रहती? उसने बस फोन पर इतना ही कहा, मैं उसे आपके पास ले आऊंगा दादी माँ, जल्द से जल्द।
इतना कहकर उसने फोन कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। उसके बाद ऋषभ ने बहुत बार अपने फोन से जानवी का नंबर डायल करने की कोशिश की, मगर वो कभी भी जानवी का नंबर डायल नहीं कर पा रहा था। उसकी इतनी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो जानवी से बात कर पाए, जानवी को अपने पास दादी से मिलने के लिए बुला पाए। इस तरह देखते ही देखते 2-3 दिन बीत गए, लेकिन वो जानवी को नंबर मिलाने की हिम्मत नहीं कर पाया। इसी तरह देखते देखते 3 दिन बीत गए और वो रोज कोई बहाना बनाकर दादी को टालने लगा। वहीं बीते 3 दिनों में जानवी ने जैसे तैसे खुद को साबित करने की कोशिश की थी और 1-2 जगह उसने इंटरव्यू भी दिया। आखिरकार उसकी जॉब कलाकार नाम के एक बड़े स्टोर में लग गया और ये काम उसका पसंदीदा काम था, क्योंकि स्कूल के दिनों से ही जानवी का दिल पेंटिंग और डेकोरेशन के काम में लगा करता था। आज मैं बहुत दिनों के बाद फाइनली अपने मन पसंद का कुछ करूंगी। अपनी जॉब लगते ही उसने आईने में देखकर खुद को कहा। दरअसल जानवी हमेशा से कुछ अलग करना चाहती थी, लेकिन जब से उसकी ऋषभ से शादी हुई थी उसने खुद को ऋषभ की चाहत और उसकी मोहब्बत में कुर्बान कर दिया था। लेकिन अब वक्त बदल गया था, हालात बदल गए थे। उसे खुद को साबित करना था। इस अकेली की जिंदगी को उसे कुछ हासिल करके दिखाना था। वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कोशिशें कर रही थी। जानवी की खास बात ये थी कि वो पुरानी से पुरानी पेंटिंग को भी अपने करिश्मे से नए जैसा कर देती थी। उसके अंदर एक कमाल का आर्टिस्ट छुपा हुआ था। उसका ये कमाल देखकर ऑफिस के सारे कोलीग हैरान थे, क्योंकि उसके ऑफिस में ऐसा आज तक किसी ने भी करके नहीं दिखाया था। हुआ कुछ ऐसा था कि एक पुरानी सी इटालियन पेंटिंग को, जो काफी खस्ता हालत में नजर आ रही थी, उसी जानवी ने दुरुस्त कर दिया था, पर ऐसा बना दिया था जैसे वो एकदम नई पेंटिंग हो। ये पेंटिंग वाकई में बहुत खूबसूरत लग रही है। जानवी ने उस पेंटिंग के फ्रेम पर हाथ फेरते हुए खुद से कहा। उस पेंटिंग का थीम जानवी के हालात से काफी मिलता जुलता था। पेंटिंग में एक लड़का एक लड़की की बाहों में था और पीछे बारिश बरस रही थी। लड़की बहुत खूबसूरत थी और लड़के का हाथ लड़की की जुल्फों पर था। वो दोनों एक दूसरे को बड़े ही प्यार भरी निगाहों से देख रहे थे और एक दूसरे में पूरी तरह से खोए हुए थे। जानवी अभी उस पेंटिंग को देख ही रही थी कि इतने में ही जानवी के ऑफिस की एक कोलीग जानवी से बोली, हे जानवी, यू आर सो टैलेंटेड। तुम तो बहुत खूबसूरत पेंटिंग बनाती हो। मेरे दिमाग में तो ये आइडिया कभी आया भी नहीं कि किसी पुरानी पेंटिंग को हम इतना अच्छा भी बना सकते हैं। थैंक यू, जानवी ने मुस्कुराते हुए उस कोलीग से कहा। जानवी को यह देखकर बहुत अच्छा लगा कि किसी ने तो उसकी तारीफ की। सभी लोग जानवी की तारीफ कर रहे थे, मगर जानवी के मन में उस पेंटिंग को देखकर एक अलग किस्म की बेचैनी उथल पुथल कर रही थी। इस पेंटिंग को देखकर बार बार जानवी के मन में ऋषभ का ख्याल आ रहा था। जितनी भी दफा जानवी अपनी निगाहें इस पेंटिंग पर डाल रही थी, उतनी दफा जानवी की आंखों में एक दर्द सा झलक रहा था। वहीं दूसरी तरफ ऋषभ के दिल में कुछ कुछ गिल्ट पनपने लगा था। वो बीते 3 दिनों से लगातार जानवी का नंबर मिलाने की कोशिश कर रहा था। आखिर मैं अब कैसे जानवी को दादी के पास लेकर जाऊंगा? मुझे तो इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं जानवी से बात कर सकूं। ऋषभ ने फोन स्क्रीन पर जानवी का नंबर डायल करने के पहले सोचा। वहीं दूसरी तरफ जानवी भी हर थोड़ी देर में अपना फोन देख लिया करती थी, क्योंकि उसे आज भी यही यकीन था कि ऋषभ सामने से उसे कॉल करेगा, माफी मांगेगा और उसे अपने घर लौट आने के लिए कहेगा, और जानवी ऋषभ के एक बार कहने पर ही दौड़कर उसके पास चली जाएगी। लेकिन 3 दिन बीत चुके थे और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जानवी की उम्मीदें धरी की धरी रह गई थी। अपने ऑफिस का काम निपटाने के बाद जानवी शाम को अपने ऑफिस से ऑटो में घर लौट रही थी। जानवी के दिमाग में उस वक्त भी अपनी पेंटिंग की बात चल रही थी, जिस पेंटिंग को उसने थोड़ी देर पहले अपने हाथों से संवारा था। उस वक्त तब हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। बारिश के आने से जानवी का ध्यान थोड़ी देर के लिए उस पेंटिंग से हट गया और वो बाहर बारिश की तरफ देखने लगी। जानवी का ध्यान पेंटिंग से तो हट गया था, मगर अब इस बारिश को देखकर उसका ध्यान फिर से ऋषभ की तरफ ही चला गया था। उसे 3 दिन पहले बीता हुआ वो वाकया याद आ गया। जानवी के इर्द गिर्द हर चीज उसे बार बार ऋषभ की ही याद दिला रही थी। तभी अचानक जानवी का फोन बजा। जैसे ही जानवी ने अपने बैग से फोन निकाला, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसे कुछ ऐसा महसूस हो रहा था जैसा उसने कभी महसूस नहीं किया था, क्योंकि ये ऋषभ का कॉल था। वो एक पल के लिए चौंक गई।
एक पल के लिए तो जानवी को यही लगा कि वो कोई ख्वाब देख रही है, कोई ऐसा ख्वाब जो आंखें मीचते ही टूट जाएगा। ऋषभ का कॉल। मैं जानती थी ऋषभ तुम जरूर कॉल करोगे मुझे, क्योंकि तुम्हें भी मेरी उतनी ही याद आ रही होगी जितनी कि मुझे, और ये मुझे पता था, मुझे पता था। जानवी खुशी के मारे खुद से ही बात कर रही थी, लेकिन फोन को देखते देखते उसकी आंखों में कब आंसू भी टपकने लगे उसे खुद भी पता नहीं चला। ऑटो चलाने वाला ड्राइवर भी उसे बार बार देख रहा था। बाहर बारिश अपना रुख तेज कर रही थी। जानवी के होंठ कुछ भी बोलने से कतरा रहे थे। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसे क्या बोलना चाहिए। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे वो ऋषभ से 3 दिन बाद नहीं बल्कि 3 सालों बाद बात करेगी। अपने लड़खड़ाते हाथों से आखिरकार जानवी ने फोन कॉल को रिसीव कर ही लिया और अपनी टूटती उखड़ती बिखरती सांसों से वो फोन पर अपनी भर्राई आवाज में हेलो बोल रही थी। अब जानवी ने भी महसूस किया कि ऑटो का ड्राइवर उसे रोते हुए देख रहा है। जानवी ने खुद को काबू किया और फोन पर कहा, हेलो हेलो ऋषभ, तुम कैसी हो? आखिरकार ऋषभ ने बेहद दबी हुई आवाज में जानवी से पूछा। मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो और अभी कहाँ हो? ठीक से अपना ख्याल तो रख रहे हो ना? जानवी ने एक बार में ही ऋषभ से इतने सारे सवाल कर दिए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ऋषभ ने कहा। दोनों चुप हो गए। इस चुप्पी को तोड़ते हुए जानवी ने पूछा, कैसे कॉल किया? वो जानवी, वो दरअसल मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है, ऋषभ ने टूटे फूटे शब्दों में जानवी से कहा। जरूरी बात सुनकर जानवी को मन ही मन ये लगने लगा था कि ऋषभ उसे अपनी जिंदगी में फिर से आने के लिए कहना चाह रहा है। मन ही मन उसे एक उम्मीद जाग उठी। इससे पहले कि जानवी कुछ और सोचती, ऋषभ ने जानवी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया और कहा, दादी तुमसे मिलना चाहती हैं और उन्होंने तुम्हें मिलने के लिए बुलाया है। तुम तो जानती ही हो कि उनकी तबीयत कितनी खराब रहती है आजकल। वो बार बार एक ही बात बोल रही थी कि उनका दिल घबरा रहा है। उनकी ये बात सुनकर मुझे टेंशन हो रही है। तो क्या तुम मिलने के लिए आ सकती हो? ये सुनकर जानवी का दिल टूट गया, क्योंकि ऋषभ ने उसे वापस आने के लिए नहीं बल्कि दादी से मिलने के लिए बुलाया था। उसे ऋषभ पर तब बेहद गुस्सा भी बहुत आ रहा था। क्या करेगी जानवी? क्या वो जाएगी ऋषभ के साथ? आखिर क्या दादी बचा पाएंगी इन दोनों के रिश्ते को? जानने के लिए सुनिए कहानी के आने वाले एपिसोड। ऋषभ ने जानवी से कहा कि दादी जी की तबीयत ठीक नहीं है और वो तुमसे मिलने की भी बहुत जिद कर रही हैं, इसलिए प्लीज तुम मेरे साथ चलो। जानवी को बहुत दुख हुआ कि आज भी ऋषभ ने उसे काम के लिए बुलाया, खुद के लिए नहीं। फिर भी जानवी ने उसे ना नहीं कहा, क्योंकि वो ऋषभ के लिए कुछ भी कर सकती थी। कुछ देर बाद जानवी अपने घर पहुंच चुकी थी, लेकिन 3 दिन बाद ऋषभ के कॉल ने जानवी को फिर से उसी सिचुएशन में डाल दिया था, जिस सिचुएशन से वो बाहर निकलने की बस कोशिश ही कर रही थी। इतने दिन बाद मैं ऋषभ का सामना कैसे करूंगी? अगर मैं उसके सामने खुद को संभाल नहीं पाई तो क्या होगा? मुझे जाना चाहिए या फिर नहीं? जानवी इसी कश्मकश में थी। फिर उसकी आंखों के सामने दादी का चेहरा आ गया। जानवी ने खुद से सोचते हुए कहा, मुझे दादी के लिए जाना पड़ेगा। वो मुझसे कितना प्यार करती हैं, और जब उन्होंने मुझे इतने प्यार से मिलने के लिए बुलाया है तो मैं मना कैसे कर सकती हूँ? मगर ऋषभ के सामने? नहीं जानवी, नहीं, तू कमजोर नहीं पड़ सकती। तुझे ऋषभ के सामने खुद को स्ट्रांग दिखाना ही पड़ेगा। जानवी घर पहुंचकर भी अपने कमरे की बालकनी में खुद से ही बड़बड़ाई जा रही थी, क्योंकि ऋषभ के एक फोन कॉल ने उसे पूरी तरह से डिस्टर्ब कर दिया था। एक तरफ जानवी को ऋषभ के कॉल आने की खुशी थी, मगर वहीं दूसरी तरफ उसके मन में ऋषभ से दोबारा मिलने की घबराहट भी थी। लेकिन जानवी दादी से मिलने के लिए मना नहीं कर सकती थी। फिर कुछ इसी तरह से आखिरकार जानवी ऋषभ से मिलने के लिए तैयार हो गई। लेकिन जैसे तैसे करके उसने खुद को संभाला और वो लोग तकरीबन 1 हफ्ते बाद एक दूसरे से दोबारा से मिलने वाले थे।
ऐसा पहली बार था जब वो लोग पूरे 3 साल के दौरान इतने दिनों तक एक दूसरे से दूर थे। क्या पहनूं? क्या मुझे अच्छी तरह से सच संवर कर ऋषभ के सामने जाना चाहिए? नहीं, मुझे ऋषभ को ये बिल्कुल भी नहीं दिखाना कि मुझे उससे मिलने की खुशी है। मुझे उसके लिए सजने संवरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ऐसे ही जाऊंगी, सिंपल तरीके से। कुछ ऐसे ही सवालों के साथ जानवी पूरी रात सही तरह से सो नहीं पाई थी। सोचते सोचते रात ढल गई और जानवी की आंख लग गई। जानवी ने रात में ही ऋषभ को एक मैसेज डाल दिया था कि वो सुबह पहुंच जाएगी। अब सुबह हो चुकी थी और जानवी ने ऋषभ को अपने मिलने का पता भी बता दिया था। ऋषभ जानवी को लेने के लिए उस जगह पहुंच चुका था जहां वो जानवी का इंतजार कर रहा था। ऋषभ के मन में उतनी ही बेचैनी थी जितनी जानवी परेशान हो रही थी। ऋषभ भी घबराहट में अपने हाथों के नाखून चबा रहा था और चबाते चबाते मन ही मन खुद से बोल रहा था, मैं जानवी से क्या बोलूंगा? मैंने उसे पहले ही इतना हर्ट कर दिया है और अब मैं उसे फिर से मिलने के लिए बुला रहा हूँ। वो मेरे बारे में क्या सोचती होगी? वैसे तो मैं जानवी के साथ 3 सालों से रह रहा हूँ, मगर पता नहीं आज उससे मिलने में मुझे इतना डर क्यों लग रहा है। 3 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है जब मैं उसे मिलने में इतना कतरा रहा हूँ। देखते ही देखते सामने से आती जानवी नजर आई। जानवी बिना सजे संवरे भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। जैसे ही जानवी ऋषभ के सामने आई, वो दोनों बड़ी देर तक एक दूसरे को देखते ही रह गए और दोनों जब मिले तो दोनों की निगाहें जैसे एक दूसरे से कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, मगर वो दोनों ही एक दूसरे से बात नहीं कर पाए। दोनों को देखकर कुछ ऐसा मालूम पड़ रहा था जैसे वो एक दूसरे से बहुत कुछ कहना चाहते हो। थोड़ी देर बाद ऋषभ ने हिम्मत करके जानवी से कहा, हाय, कैसी हो तुम? जानवी ने कोई भी जवाब नहीं दिया। वो पूरी तरह से ऋषभ को निहारने में खोई हुई थी। जब जानवी की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया, तब ऋषभ ने फिर से उसका ध्यान तोड़ते हुए कहा, जानवी, तुम कैसी हो? मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, मैं ठीक हूँ। तुम कैसे हो ऋषभ? जानवी ने ऋषभ से पूछा। दोनों बार बार एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे। दोनों एक दूसरे के सामने कुछ ऐसा रिएक्शन दे रहे थे जैसे दोनों एक दूसरे से जिंदगी में पहली बार मिल रहे हों। दोनों की आंखों में सवाल थे, दोनों के चेहरों का रंग उड़ा हुआ था। बहुत देर खड़े होने के बाद ऋषभ ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, वो दादी से मिलने के लिए जाना है ना? चलो बैठ जाओ गाड़ी में। जानवी ने हाँ में अपना सिर हिला दिया और वो दोनों गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी में बैठते ही ऋषभ ने अपने बैग से एक बॉक्स निकाला और जानवी को देते हुए कहा, ये तुम्हारे लिए। मैं तुम्हारे लिए छोटा सा गिफ्ट लेकर आया था। गिफ्ट देखकर जानवी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे ऋषभ उसे दादी से मिलने के लिए रिश्वत दे रहा हो। तभी उसने झट से कहा, गिफ्ट? लेकिन ये गिफ्ट क्यों? ऋषभ, दादी से मिलने के लिए तुम्हें मुझे ये सब देने की कोई जरूरत नहीं है। तुमसे मेरा रिश्ता भले ही खत्म होने जा रहा हो, मगर दादी से मेरा रिश्ता कभी खत्म नहीं हो सकता। तुम ये सब देखकर हमारे रिश्ते की बेइज्जती कर रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। मैं बस तुम्हें प्यार से ये गिफ्ट देना चाहता हूँ। कम से कम दादी के लिए ले लो ना प्लीज, ऋषभ ने कहा। जानवी उस गिफ्ट को लेने से इनकार करती रही, लेकिन दादी का वास्ता देकर आखिरकार जानवी ने वो नेकलेस ले ही लिया। कुछ देर साथ रहने के बाद वो लोग जल्दी ही दादी के घर गीतांजलि निवास पहुंच गए, जहां ऋषभ की दादी रहा करती थी। जैसे ही वो दोनों दादी के पास पहुंचे, गीतांजलि देवी उन दोनों को देखकर खुशी से फूली नहीं समा रही थी। गीतांजलि के चेहरे में उन दोनों के साथ मिलने आने की खुशी साफ साफ झलक रही थी। जानवी को अपने सामने देखकर गीतांजलि देवी बेहद खुश हुई। उन दोनों को साथ में देखकर गीतांजलि खुद को रोक नहीं पाई और उसने जानवी को देखते ही अपनी बाहों में भर लिया और बोली, तुम्हें इतने दिनों के बाद देखकर मुझे बेहद खुशी हो रही है बेटा। तुम नहीं जानती कि मैं तुम्हें लेकर कितनी फिक्रमंद थी। मैंने एक बुरा सा ख्वाब भी देखा। मैंने देखा कि तुम दोनों पति पत्नी अलग हो गए हो। मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों कभी भी अलग हो, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों मुझे जल्द से जल्द एक परपोता दे दो। मैं ईश्वर के पास जाने से पहले अपने पोते से मिलना चाहती हूँ। जानवी, क्या तुम अपनी दादी की इस ख्वाहिश को पूरा कर सकती हो? और मैं ये भी चाहती हूँ कि तब तक तुम यहीं रहो मेरे पास, यहाँ इसी घर में। क्या तुम मेरी ये ख्वाहिश भी पूरी करोगी? ये कहते हुए दादी की आंखों में आंसू थे।
गीतांजलि देवी ने बिना रुके ही सीधे मुद्दे की बात कर दी थी। ये बात सुनकर ऋषभ और जानवी दोनों चौंक गए। जानवी और ऋषभ दोनों एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे और उन दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो दादी को क्या बोले। जिस तरह गीतांजलि रो रो कर बार बार एक ही सवाल कर रही थी, जानवी को ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि जानवी ऋषभ की दादी गीतांजलि देवी की बहुत इज्जत करती थी और उनसे बेहद प्यार भी करती थी। ऋषभ कुछ बोलने ही वाला था, उससे पहले जानवी ने बीच में ही अपनी बात रखते हुए गीतांजलि से कह दिया, आप बिल्कुल चिंता मत करो दादी, आपका हर ख्वाब पूरा होगा। जानवी तब चाह कर भी मना न कर पाई। वहीं ऋषभ के चेहरे पर हैरानी थी और इस बात को लेकर ख्याल भी चल रहा था कि उनके रिश्ते का अंजाम क्या होगा। क्या वो दादी को कभी सच बता पाएगा, या फिर कहीं ऐसा ना हो कि उसका ये टूटा हुआ रिश्ता समेटते समेटते कहीं उसकी दादी को ही कुछ ना हो जाए। नहीं, दादी को लेकर ऐसा वो सोच भी कैसे सकता है। इसीलिए उसने खामोश रहना ही अभी बेहतर समझा। इससे पहले कोई भी किसी से कुछ कहता, अचानक ऋषभ को एक कॉल आया। ये कॉल दरअसल में उसकी 3 साल पहले रह चुकी गर्लफ्रेंड माया की माँ की तरफ से था। दादी, अभी आप आराम करो और आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हमें अचानक से कोई काम आ गया है, हम वो निपटा कर आपसे मिलते हैं, ऋषभ ने गीतांजलि देवी से कहा। माया की माँ फोन पर बेहद घबराई हुई थी और उन्होंने जल्द से जल्द ऋषभ को सिटी हॉस्पिटल आने को कहा। जानवी ऋषभ के चेहरे पर आए हाव भाव को देखकर समझ गई थी कि जरूर कुछ बहुत गड़बड़ हो गई है, इसलिए उसने भी जिद करके ऋषभ के साथ चलने की बात की। ऋषभ, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। इस पर कुछ सोचते हुए ऋषभ भी आखिरकार मान ही गया और आधे घंटे की ड्राइव के बाद वो लोग सिटी हॉस्पिटल पहुंच गए। सिटी हॉस्पिटल पहुंचकर जानवी को सबसे पहले ये पता चला कि ऋषभ यहाँ पर आया किसकी वजह से था, और उसे अगला शॉक तब लगा जब उसे ये पता चला कि वो यहाँ पर अपनी 3 साल पहले रह चुकी गर्लफ्रेंड माया की वजह से आया था। जैसे ही वो दोनों माया के पास पहुंचे, माया को देखकर जानवी बेहद हैरान रह गई, क्योंकि माया के चेहरे की बनावट जानवी से काफी हद तक मिलती थी। एक पल के लिए जानवी की आंखें खुली की खुली रह गई थी माया को देखकर। ये कैसे हो सकता है? इसका चेहरा मुझसे इतना कैसे मेल खा सकता है? क्या इसीलिए ऋषभ ने मुझसे शादी की थी माया के छोड़ के जाने के बाद, क्योंकि मैं माया की तरह दिखती हूँ? जानवी अपने मन ही मन खुद से सवाल कर रही थी। ऋषभ ने इस वक्त एक पल के लिए माया का बीमार चेहरा देखा तो दूसरी तरफ अपनी बीवी जानवी का चेहरा देखा। आईसीयू वार्ड के बाहर से ऋषभ जानवी को देख रहा था। तभी काफी देर से बेहोश पड़ी माया ने अपनी आंखें खोल दी और सबसे पहले उसके मुंह से एक ही शब्द निकला, ऋषभ। ऋषभ, तुम कहाँ हो? मेरे ऋषभ, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। और फिर ऋषभ ने बिना कुछ सोचे आईसीयू वार्ड का दरवाजा खोल दिया और जल्दी से माया के पास पहुंच गया, उसके ठीक बिस्तर के पास। माया, माया। माया का नाम लेते हुए उसने माया को अपने सीने से लगा लिया। लेकिन ऋषभ का ये बिहेवियर जानवी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि ऋषभ पर सिर्फ और सिर्फ उसका हक था और उसकी आंखों के सामने कोई ऋषभ के करीब हो रहा था। माया, तुम्हें अचानक से क्या हो गया है? तुम बिल्कुल भी घबराओ मत, मैं आ गया हूं ना, अब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। ऋषभ ने माया के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा। ये सब देखकर जानवी की आंखों में आंसू आ गए। उसे जलन हो रही थी, उसे घुटन महसूस हो रही थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो अभी क्या करे। तभी आईसीयू वार्ड के अंदर माया की माँ भी दाखिल हो गई और अपने सामने रोती हुई जानवी को देखकर उन्होंने कोई रिएक्शन ना दिया, क्योंकि वो जानती थी कि जानवी ही वो लड़की थी जिसकी वजह से ऋषभ आज माया से दूर हो गया है। और फिर माया की माँ ने माया की इस हालत में पहुंचने की वजह बताई, जिसे सुनकर ऋषभ बेहद नाराज हुआ। मेरी बेटी माया को बचा लो ऋषभ, ये दिन रात सुबह शाम बस तुम्हारा नाम जपती रहती है। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज मेरी बेटी को बचा लो। इतना कहकर माया की माँ ऋषभ के सामने हाथ जोड़कर रोने लगी। आंटी, आप प्लीज खुद को संभालिए, अगर आप ऐसे कमजोर पड़ेंगी तो माया का ख्याल कौन रखेगा? उसे कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, ऋषभ ने माया की माँ को समझाते हुए कहा। वहीं बगल में खड़ी जानवी ये सब अपनी आंखों से देख रही थी।
वो अपने सामने ऋषभ को किसी और की फिक्र करते हुए देख रही थी। आज तक इस तरह से ऋषभ ने कभी भी जानवी के लिए फिक्र नहीं दिखाई थी। माया की माँ ने ऋषभ से कहा, बेटा, माया ने लास्ट नाइट सुसाइड करने की कोशिश की है। ये सुनते ही ऋषभ और जानवी दोनों हैरान रह गए। तभी माया बीच में बोल पड़ी, नहीं ऋषभ, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने तो बस नींद की गोली ली थी क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही थी। अच्छा, नींद की गोली कोई एक लेता है या 2 लेता है? 20 गोलियां कौन खाता है माया? माया की माँ बीच में ही उसकी बात काटते हुए बोली। जानवी को समझ नहीं आ रहा था कि जो लड़की 3 साल पहले ऋषभ को छोड़कर चली गई थी, आज अचानक वापस आकर मरने की कोशिश क्यों कर रही है। वो चुपचाप ये सब सुन रही थी। ऋषभ ने माया के चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए कहा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ माया, ये एकदम गलत है। तुम ऐसा खुद के साथ नहीं कर सकती। तुम्हें मेरी कसम है, जो आज के बाद तुमने ऐसा कुछ भी किया तो। माया ने नम आंखों से उसकी तरफ देखा और हाँ में सिर हिलाया। आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा मेरे ऋषभ। वहीं जानवी इन दोनों की नजदीकियां बर्दाश्त नहीं कर पाई और कमरे से बाहर चली गई। आखिर क्या वजह है माया के लौट आने के पीछे? क्या जानवी और ऋषभ का रिश्ता बच पाएगा या वो सच में एक दूसरे से अलग हो जाएंगे? जानने के लिए सुनिए आने वाले एपिसोड।